इस वक्त जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के थ्रू जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जो पहली बार पब्लिश हुआ था अप्रैल में और अभी पिछले लास्ट 10 डेज में दोबारा रिवाइज हुआ है। तो उसके हिसाब से पेशेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए वो पेशेंट होते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है बट कोविड पॉजिटिव है। उनका पहले ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट था और अभी चेंज हो गया। पहले आप लोगों को भी मालूम रहा होगा, ऐसे पेशेंट को 2-3 हफ्ते रखा गया है हॉस्पिटलों में। बाद में वो रिपोर्ट आने के बाद नेगेटिव होने के बाद जिसमें कई बार 2-3 हफ्ते लगे, फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता था। आज की तारीख में ये सब पेशेंट क्वारंटाइन सेंटर या अगर घर में उनकी फैसिलिटी या कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो घर पे मैनेज होते हैं। देन कम्स द कैटेगरी बी। कैटेगरी बी एंड सी। कैटेगरी बी एंड सी बेसिकली जहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले, मुंह और थ्रोट तक बीमारी होती है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं फीवर, कफ, थ्रोट पेन, बॉडी एक, माइल्डिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, नॉइशिया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें ग्रुप बी वो होते हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। जो कोमॉर्बिडिटी इस बीमारी में इंपॉर्टेंट है, एज जिसकी मोर देन 60 ईयर्स है, उनका वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, लंग्स की बीमारी है, अस्थमा, COPD। बहुत से पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत से पेशेंट इम्यूनो सप्रेस ड्रग्स खाते रहते हैं, बहुत सी बीमारी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल गठिया की वजह से स्टेरॉइड लेते रहते हैं। तो ये सब ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी अगर उनको बराबर टाइम पे और प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो वो सीरियस कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जिनको ये कोमॉर्बिडिटी नहीं होती है, ग्रुप बी में आते हैं, उनके लिए सिंपल एंटीबायोटिक जो आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्सीसाइक्लिन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और मल्टीविटामिन दिया जाता है। उनको ऑब्जर्वेशन में आइसोलेशन में रखा जाता है, स्टीम इनहेलेशन एडवाइस किया जाता है। देन कम्स द कैटेगरी सी, जिनके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स प्लस कोमॉर्बिडिटी होती है। इनको थोड़ा एग्रेसिवली ट्रीट किया जाता है, इनको हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। और आज की तारीख में जो ओरल एंटीवायरल सब अवेलेबल है, फेविक्यू है, फेविपिराविर के नाम से, और इनका भी ट्रीटमेंट पहले के हिसाब से जो 2 महीने पहले चलता था अब काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। इनको हम लोग ब्लड थिनर्स भी ऐड करने लगे हैं। और यही वो पेशेंट थे जो शुरू के पहले जब हमारा पीक शुरू हुआ रमज़ान के बाद, टिपिकली क्या हुआ, जैसे रमज़ान खत्म हुआ, रमज़ान में लोगों ने जो लॉकडाउन फॉलो नहीं किए और लोगों ने बीमारियाँ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के जरिए दूसरों में स्प्रेड हुई, और रमज़ान के बाद फ़ौरन बीमारियों का जो सर्ज हुआ तो लोगों ने टिपिकली क्या किया, कोई भी फीवर GP के पास जाता है, वह मलेरिया टाइफाइड टेस्ट कराते हैं, और टाइफाइड के चक्कर में उन्होंने जो ये प्रीशियस 5 डेज जो होते हैं उन्होंने और मलेरिया टाइफाइड के ट्रीटमेंट में निकाल दिए। और यही वही पेशेंट थे जिनको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, कोमॉर्बिडिटी थे, उन्होंने IV लगाया, उसमें टाइम वेस्ट होने की वजह से वो सडनली बैड होकर ब्रेथलेसनेस होकर 5 से 7 दिन के बाद टिपिकली आए, और वो इतनी बैड पोजीशन में थे कि 70% 60% ऑक्सीजन लेके आए। और आपको याद रहेगा यही वो पेशेंट थे जो इधर उधर हॉस्पिटलों में दौड़ रहे थे, बेड की अवेलेबिलिटी की, क्योंकि वो टाइम मई वाला मंथ ऐसा था जिस वक्त हम लोग ही काम कर रहे थे, और बाकी हॉस्पिटलों में कई जगहों पे हॉस्पिटलों में एडमिशन्स नहीं मिले थे पेशेंट। तो ये टिपिकली पेशेंट थे जो शुरू में बैड होके आए, तो इनकी वजह से मोर्टेलिटी इनकी काफ़ी हाई थी। डॉक्टर आप ये बता दीजिए कि कितने पेशेंट्स आपके यहाँ एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए और कितने उन्हें इंतकाल करना है? एक मिनट डॉक्टर साहब, 977 आपकी प्रेस नोट में फिगर है, टोटल पेशेंट्स एडमिट हुए। तो इसमें आप कैटेगराइज कीजिए, इसमें मोमरा गौसा के कितने थे, बाहर के कितने थे? ठीक है, आपने कह दिया कि रमजान में लोगों ने 831 ठीक होकर के गए हैं, 831 ठीक होकर के गए। यानी एक तरह से हसल बनाया गया एक कम्युनिटी को कि रमजान की वजह से जो नो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो रमजान में क्या होता है, गैदरिंग बहुत होती है ना, सोशल गैदरिंग, ऐसा नहीं है, उसकी वजह से जो आज भी आप देखिए, आज भी लोग जो है ना, आज भी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, आज भी यंग पीपल देखो मास्क उनका कहाँ लगा रहता है, नाक और मुंह के ऊपर ना लगते हुए गले में टांगा रहता है, समझे ना। और आप भी देखोगे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट आर साइलेंट स्प्रेडर, क्योंकि इनमें बीमारियाँ एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो ये कॉन्टैक्ट्स के जरिए, एरोसोल्स के जरिए, ड्रॉपलेट्स के जरिए अनहेल्दी लोगों को, जो कोमॉर्बिडिटी वालों को पहुँचाते हैं, और चूँकि इनको सिम्टम्स नहीं है तो इनको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बहुत से लोग आप देखे होंगे बोल रहे हैं हम तो 3 महीने से घर में थे, हमको बीमारी कैसे हो गई। तो ये जो बाहर जो आ रहे जा रहे हैं यंग हेल्दी लोग,
ये बाहर से बीमारी लाके एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर खालिद साहब, आपकी बात ठीक है। एक डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, टीएमसी ने बुलाई थी, आफरीन मैडम भी थी उसमें, मेडिकल ऑफिसर हेमांगी घोड़े भी थी। तो उसमें यही बात कही गई थी कि बाहर घूमने वाले जो लोग हैं वो ले जा रहे हैं और अपने घर के एजेड पर्सन को ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अभी ये जो फिगर्स की बात है ना, उसको आप क्लियर कर दीजिए। 977 में जो है मुमरा कौसा के कितने पेशेंट थे, बाहर के कितने हैं, 831 जो डिस्चार्ज हुए उसमें भी कैटेगराइजेशन क्या है, और टोटल अपने यहाँ मौतों का आंकड़ा कितना है, उसमें मुमरा कौसा के लोग कितने हैं और बाहर के लोग कितने हैं। इसमें जो 977 है, हमको जो लेटर मिला था टीएमसी की तरफ से वो 29 अप्रैल के टाइम पे मिला था कि 29 अप्रैल को काजीपुर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। बट आप सब लोगों को याद होगा कि हमारे पास डायलिसिस के काफ़ी पेशेंट थे, 110 पेशेंट थे जो योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट लेते थे। क्योंकि हमको कहीं और अरेंजमेंट करना था और उस वक्त टीएमसी के पास भी कोई सब्सटीट्यूट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था कि उनको कहीं और शिफ्ट करें, इसलिए हमने टीएमसी से 8 दिन का वक्त मांगा था। तो काजीपुर हॉस्पिटल में जो पहला पेशेंट एडमिट हुआ है कोविड पॉजिटिव, वो 5 मई को हुआ है। उस वक्त विजय सिंघल साहब हमारे थाने के कमिश्नर साहब थे। तो कमिश्नर साहब ने बोला था कि जब तक आपकी 50% ऑक्यूपेंसी तक जाती है तब तक आप आउट ऑफ टीएमसी एरिया के पेशेंट्स ले सकते हो। वंस यू विल रीच द ऑक्यूपेंसी ऑफ 50%, उसके बाद आप टीएमसी के पेशेंट्स नहीं ले सकते हो। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 या 16 मई तक हमने आउट ऑफ टीएमसी पेशेंट्स लिए थे। उसके बाद जो भी पेशेंट है, तो मैं मुमरा कौसा ऐसे नहीं बोलूँगी, बट मई और जून मैक्सिमम मुमरा कौसा के पेशेंट्स हमारे पास थे। उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स कोई और हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं, कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने 20 बेड्स हमारे डेडिकेट किए थे मुमरा कौसा के लिए। तो जहाँ पे हम लोग 100 पेशेंट्स देखे थे, वहाँ पे हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के 143 कर दी थी, जिसमें से 43 जो है वो नॉन O2 बेड्स थे और 100 हमारे O2 बेड्स थे। उसमें से हमने 43 का ICU कर दिया था, क्योंकि जैसे सर ने बताया सारे पेशेंट्स क्रिटिकल आ रहे थे विद अ ड्रॉप सैचुरेशन, और उनको शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि आसपास कहीं जगह मिल नहीं रही थी उस वक्त। तो अगर आप नंबर बताएं तो आई थिंक 87 से 90% पेशेंट्स जो है वो टीएमसी के हैं। उसमें अगर आप बोलते हैं तो 65 से 70% पेशेंट्स मुमरा कौसा के हैं। जो डेथ हुआ है मुमरा कौसा और टीएमसी रीजन का, 64 पेशेंट्स की डेथ हुई है काजीपुर हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे। उसके अलावा जो डेथ है वो बाहर के पेशेंट्स हैं, भिवंडी हो गया, कवंडी हो गया, धारावी के पेशेंट्स थे, कुरला के पेशेंट थे, ये पेशेंट्स की भी डेथ हुई है काजीपुर हॉस्पिटल में। अगर डेथ रेशो की बात करते हैं तो आज के डेट पे 7.8% का डेथ रेशो काजीपुर हॉस्पिटल का है और रिकवरी रेशो इज ऑलमोस्ट 90%। डॉक्टर खालिद साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, 2 इंजेक्शंस हैं, टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर। ये दोनों इंजेक्शंस जो है ये कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इसकी ब्लैक मार्केटिंग अभी फिलहाल बहुत हो रही है। 5400 का टोसिलिजुमाब है और रेमडेसिविर एवरेज 5000 और टोसिलिजुमाब एवरेज 40000 एमआरपी के हिसाब से। गवर्नमेंट रेट के हिसाब से तो जो है अभी वो कुछ 7500 8000 के करीब का कुछ है। यहाँ पे बता दीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व द पेशेंट्स। हमारे तो सारे पेशेंट्स को मिनिमम अगर जो कॉस्ट टू कॉस्ट भी लेके आ रहे हैं ना 32500 33000 में लेके आ रहे हैं। रेमडेसिविर नो टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर 5000 की एवरेज लोग लेके आते हैं, 5500 तक एमआरपी है, तो 5000 के आसपास मिल जाता है लोगों को। बट वो भी बहुत डिफिकल्टी से ला रहे हैं। अभी कल ही कुछ पेशेंट्स लोगों ने लेके आया मसीना से, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल और परेशानी हो रही है। क्योंकि हुआ क्या, जैसे इंजेक्शन आया, देखो रेमडेसिविर किनको देना है, जैसे मैंने ग्रुप सी तक बता दिया था। ग्रुप सी में ग्रुप डी क्या होता है, ग्रुप डी पेशेंट हुआ है जिसका सैचुरेशन अब ड्रॉप होना शुरू हो गया, बीमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गई है। पेशेंट की टिपिकल कंप्लेंट होती है कि मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जरा सा भी चलता हूँ, बाथरूम आ जाता हूँ, माला चढ़ता हूँ, सीढ़ी चढ़ता हूँ, दम लगने लगता है। जब आप सैचुरेशन चेक करते हो तो नॉर्मली हमारा सैचुरेशन 99-100% होता है और एनी सैचुरेशन मोर देन 90% इज ओके, बट इनका सैचुरेशन 99-100 से कम होकर 90 की तरफ आने लगता है।
तो बैठे रहेगा तो 95, 96, 97 रहेगा, लेकिन जैसी बाथरूम से आएगा 91, 92, 93 दिखाने लगेगा। इनका एक्सरे करोगे एबनॉर्मल रहेगा, पल्स रेट ज़्यादा रहेगा, ब्लड में कुछ चेंजेस आएंगे, सीटी करते हैं तो उसमें एबनॉर्मलिटी आती है। तो दीज आर द टिपिकल पेशेंट जिनको अर्ली पिकअप करेंगे ना, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, दे विल नॉट डिटोरिएट। तो ये पेशेंट यहाँ पे है जहाँ पे हम रेमडेसिविर यूज कर सकते हैं या ओरल टैबलेट्स यूज करते हैं, बट रेमडेसिविर अमंग दीज टू ड्रग्स, रेमडेसिविर इज मोर प्रॉमिसिंग ड्रग। ओरल टैबलेट जो अवेलेबल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दैट इज मेड फॉर ओनली ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट। बट ये ग्रुप डी ऑनवर्ड आज की तारीख में हॉस्पिटलाइज पेशेंट करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको डिटोरिएट होने से बचा सकें। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ई है। ग्रुप ई क्या होता है कि जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल लेस देन 90 हो गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो देयर आर पेशेंट जिनको डिफरेंट लेवल डिफरेंट गैजेट्स लगाने पड़ते हैं ऑक्सीजन के, उनका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने के लिए। तो नेजल कैनुला होता है, मास्क होता है, बाइकैप होता है, देन वेंटिलेटर। तो जो पेशेंट मास्क और नेजल कैनुला को ऊपर मेंटेन करते हैं वहाँ तक ये रेमडेसिविर बहुत अच्छा काम करता है। तो मूवमेंट पेशेंट बिकम्स बैड, जिसमें 60-70% ऑक्सीजन चले गया, जिसको वेंटिलेटर बाइकअप की जरूरत पड़ रही है, आप उसको रेमडेसिविर भी दे देंगे तो उतना काम नहीं करेगा, जितना अर्ली पार्ट ऑफ डिजीज में काम करेगा। देयर कम्स दी रोल ऑफ स्टीरॉइड्स, जो कि आप भी सुना होगा कि काफ़ी स्टडीज आई है जिससे बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन हम स्टीरॉइड्स को डे 1 से यूज कर रहे थे। वो जो कंट्री जो बता रहे हैं कि बहुत डिफरेंस हो रहा है, ये हो रहा है, उन लोगों ने स्टीरॉइड यूज ही नहीं किया। हमारे तो जो अप्रैल की गाइडलाइंस थी ICMR में, तो वहाँ से स्टीरॉइड हो रहा था, हम तो शुरू से स्टीरॉइड यूज कर रहे थे, तो हमको उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा जितना वो लोग कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट है जिनको स्टीरॉइड यूज करना है, ब्लड थिनर्स यूज करना है, और उसके हिसाब से तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस डिजीज में, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो 5 दिन शुरू के इम्पोर्टेंट रहते हैं यंग पेशेंट में नहीं, 40 एज के कम जो मरीज है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी आप ट्रीटमेंट दे दो आगे पीछे ठीक हो जाने वाले। लेकिन वो जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है ना, उन्होंने वो 4 दिन मिस किए ना, और सेकंड वो ब्रेथलेसनेस वाली स्टेज में डी या ई में जाने लगते हैं। अगर आपने डी या अर्ली ई में पकड़ लिया ना उनको, तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। लेकिन क्या वो पेशेंट का जो भी फियर रहा हो कि हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है, टेस्ट नहीं कराना है, टेस्ट कराएंगे तो ये होगा वगैरह वगैरह, ये टाइफाइड के चक्कर में पड़े रहे, जीपी के पास जाके इलाज कराते रहे, इसकी वजह से वो सडनली बहुत तेजी से 2-3 दिन के अंदर, हिस्ट्री बहुत शॉर्ट थी, 2-3 दिन के अंदर सडनली 60-70 ग्रुप ई एन एफ में पहुंच गए। तो उनको पीछे से खींच के लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वॉट एवर इंजेक्शन यू गिव। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ पेशेंट होते हैं बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, टाइमली ट्रीटमेंट मिलता है। तो टॉसिलिजुमाब जो इंजेक्शन है ना, वो उन लोगों को दिया जाता है जो साइटोकाइन स्टॉर्म्स में होते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म्स, उसको टिपिकली होता है सेकंड वीक के सेकंड पार्ट में, यानी 10 से 14 दिन के बीच में। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे CRP लेवल होता है, बहुत बढ़ जाता है, और एक टेस्ट किया जाता है इंटरल्यूकिन 6 लेवल, अगर वो बहुत बड़ा रहता है, नॉर्मली इट इज लेस देन 6-7, बट इट इज मोर देन 20, देन इट बिकम्स एन इंडिकेशन। तो वो पेशेंट को राइट टाइम पे मिले तो उससे बहुत फायदा होता है। अब पता चला बड़ा हुआ है, किसी को इंजेक्शन दिया बेचारा नहीं ला पा रहा है, हम लोगों ने अपने फार्मेसी लेवल पे एक दिन में